सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम जिस अध्याय के बारे में पढ़ेंगे, जिस लेसन के बारे में जानेंगे, उसका नाम है राग की जाति। राग की जाति। आज हम पढ़ेंगे रागों की जातियों के बारे में। अभी तक आपने पढ़ा था कि राग क्या होते हैं, थाट क्या होते हैं। जैसा मैंने इससे पहले वीडियो में आपको बताया था कि कम से कम 5 स्वरों की वह रचना जो मनुष्य के मन को प्रसन्न कर सके तथा जो तालबद्ध हो, ऐसी रचना को हम राग कहते हैं। और आज हम राग की जाति के साथ ही साथ पढ़ेंगे स्वर मालिका भी। आज हम 2 टॉपिक के बारे में आपसे चर्चा करेंगे, बताएंगे। तो राग कोई पर्टिकुलर एक राग नहीं होता, एक थॉट से सैकड़ों रागों का जन्म होता है और 10 थाटों से हजारों रागों का जन्म होता है। तो हमारे पास संगीत के इतिहास में बहुत सारे राग हैं। जैसा मैंने आपको बताया था कि जैसा मैंने सुना है 36,600 कुछ राग हमारे पास हैं। अब इतने सारे रागों को याद कर पाना, सीखना बहुत कठिन काम है। तो इस कठिनाई को देखते हुए विद्वानों ने उनको याद करने का एक तरीका भी बनाया, तरीका ही कह सकते हैं। उन्होंने रागों को जातियों के अंतर्गत विभाजित कर दिया। अब जातियों का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग समाज में रहते हैं तो हमें हमारी भी जातियां हैं। हम भी सब अलग अलग कास्ट से हैं। अलग अलग कास्ट से होने के कारण हमें अगर किसी का घर ढूंढना हो गांव में या कुछ भी हो, किसी के एड्रेस पे जाना हो तो वो इजी हो जाता है। इसी प्रकार बहुत सारे रागों को याद करने का एक तरीका विद्वानों ने बनाया। उनको इन्होंने जातियों में डिवाइड कर दिया। और वो जातियां कैसे बनाई गई, यह चीज़ मैं आपको आज बताऊंगा कि जातियां कैसे बनाई गई। राग में लगने वाले स्वरों की संख्या से राग की जाति का पता चलता है। अर्थात अगर सपोज कीजिए किसी राग में फॉर एग्जांपल आरोह में 5 स्वर लगते हैं और अवरोह में 6 लगते हैं। आरोह में 5 और अवरोह में 6। तो विद्वानों ने जो जातियां बनाई उनको 5, 6 और 7। यहाँ पर आप ध्यान से देखें कि यहाँ लिख लेता हूँ, यहाँ लिख लेते हैं 5, 6 और 7। कम से कम 5 और अधिक से अधिक 7 स्वरों की रचना को ही राग कहा जाता है। तो यहाँ पर सीधी सी बात है कि 5 से कम स्वर नहीं होंगे और 7 से ज़्यादा नहीं होंगे। तो विद्वानों ने क्या किया कि आरोह में या तो 5 लग सकते हैं या 6 लगेंगे या 7 लगेंगे, अवरोह में भी या 7 लगेंगे या तो 6 लगेंगे या 5 लगेंगे। स्वर इतने ही लगने हैं 5, 6, 7 इनके अंदर से ही। तो उन्होंने क्या किया कि जिस राग में 5 स्वर प्रयोग होते हैं, जो यहाँ पर 5 की काउंटिंग है, 5 की काउंटिंग है, इसको उन्होंने ओडव का नाम दे दिया। ओडव यह जाति है। उन्होंने जातियाँ जो थी वो नाम दिए स्वरों के आधार पर, काउंटिंग के आधार पर। 6 को उन्होंने बोला साड़व और 7 को बोला संपूर्ण। अब देखिए जातियाँ कैसे बनती हैं। अब अगर हमारे पास किसी राग में आरोह में 5 स्वर हैं और अवरोह में 6 हैं, तो इस राग की जाति बनेगी ओडव और साड़व। तो इस राग की जाति बनेगी ओडव और साड़व। अगर किसी राग में अवरोह में 6 हैं और नहीं सॉरी आरोह में 6 हैं और अवरोह में 5 हैं, तो जाति बनेगी साड़व ओडव। जाति लिखते समय हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आरोह की जाति हमेशा पहले लिखी जाती है। आरोह में लगने वाले स्वरों की संख्या पहले ली जाएगी, क्योंकि किसी भी राग का जब हम
चलन करते हैं, उसको बताते हैं, सिखाते हैं, तो सबसे पहले राग का आरोह किया जाता है, फिर उसके बाद अवरोह किया जाता है। अब अगर किसी राग में आरोह में 7 स्वर हैं और अवरोह में भी 7 हैं तो उसकी जाति होगी संपूर्ण। संपूर्ण। इस प्रकार जातियां रागों की बनाई गई और 3 जातियों से हमारे पास कुल मिलाकर 9 जातियां, 5, 6, 7 3 प्रकार की जातियों से हमारे पास कुल मिलाकर 9 जातियां बन जाती हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं, ओडो, साड़ो, साड़ो, ओडो, संपूर्ण, ओडो। हम इनको लिख कैसे सकते हैं? देखिए, सबसे पहले ओडो, ओडो, फिर ओडो, साड़ो, और फिर ओडो और संपूर्ण। इस प्रकार से हमने 5 स्वरों की संख्या वाली जो जाति है उससे एक चार्ट बना हमारे पास, उससे 3 जातियां बन सकती हैं। इसी प्रकार 6 वाले से भी बना सकते हैं। यहाँ हम लिखेंगे साड़ो, ओडो, साड़ो, साड़ो और साड़ो, संपूर्ण। इस प्रकार हम जातियों का निर्माण कर सकते हैं, जातियों के बारे में जान सकते हैं, और विद्वानों ने रागों को याद करने के लिए, उनकी पहचान जल्दी से याद हो जाए और ये ईजी करने के लिए ही जातियां बनाई। जो जातियां हैं वो यही हैं: ओडो, साड़ो, संपूर्ण। जिस राग में स्वरों की संख्या 5 होती है वहाँ ओडो बोलते हैं, जब संख्या 6 होती है साड़ो बोलते हैं, और जब संख्या 7 होती है तो संपूर्ण बोलते हैं। तो यही थी रागों की जातियाँ। अब हम पढ़ेंगे स्वर मालिका के बारे में। स्वर मालिका। स्वर मालिका का अर्थ क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। राग में देखो, यहाँ पर तो हमने क्या सीखा जाति में कि राग में लगने वाले स्वरों की संख्या से राग की जाति का पता लगता है। लेकिन स्वर मालिका का अर्थ क्या होता है? स्वर जमा मालिका का अर्थ होता है एक माला। स्वरों को माला की तरह पिरोना, स्वरों को माला की तरह, जैसे हम एक माला को हाथ में लेकर ऐसे नाम जपते हैं, वैसे ही स्वरों को एक माला की तरह जपना। स्वर मालिका की परिभाषा है कि राग में प्रयुक्त होने वाले स्वरों को जब तालबद्ध करके गाया व बजाया जाता है तो वह स्वर मालिका कहलाती है। राग में प्रयुक्त होने वाले स्वरों को जब तालबद्ध करके गाया व बजाया जाता है तो स्वर मालिका कहलाती है। स्वर मालिका को हम सरगम गीत भी कहते हैं। सरगम गीत। सरगम आप समझते हैं कि 7 स्वरों को ही संगीत में सरगम कहा जाता है। सारे गामा पा को ही सरगम कहा जाता है। स्वर मालिका को भी सरगम गीत कहते हैं क्योंकि सरगम गीत में गाने के बोल नहीं होते, राग की रचना नहीं होती, सिर्फ जो सारे गामा पा धा नी आदि स्वर होते हैं उन्हीं स्वरों को एक तालबद्ध करके गाया व बजाया जाता है। तो जब राग के स्वरों को तालबद्ध करके गाया व बजाया जाता है तो उस चीज़ को हम स्वर मालिका बोलते हैं और सरगम गीत भी कहते हैं। सरगम गीत किसी भी राग का हो सकता है और किसी भी ताल में गाया व बजाया जा सकता है। सरगम गीत को हम किसी भी ताल में गा बजा सकते हैं और सरगम गीत किसी भी राग का हो सकता है, अर्थात प्रत्येक राग में सारे गामा पा धा नी का प्रयोग होना होता है, तो जाहिर सी बात है कि प्रत्येक राग का ही एक सरगम गीत हो सकता है। सरगम गीत का बार बार गाने बजाने से गायक के कंठ सुरीला हो जाता है, जो गायक होते हैं उनका गला सुरीला हो जाता है, और जो वादक होते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स बजाना सीखते हैं, जो नए विद्यार्थी होते हैं संगीत के, तो सरगम गीत गाने व बजाने से उनकी उंगलियां भी
वाद्य यंत्र पर सध जाती हैं। और संगीत के नए विद्यार्थियों को सबसे पहले आरंभ में सरगम गीत या स्वरमालिका ही सिखाई जाती है। सरगम गीत या स्वरमालिका के दो भाग होते हैं। इसके दो भाग होते हैं। एक पहला भाग होता है स्थाई और दूसरा भाग होता है अंतरा। स्थाई किसे कहते हैं और अंतरा किसे कहते हैं, मैं आपको दो लाइनों में बस बता दूं कि जब भी हम किसी सॉन्ग को सुनते हैं, किसी गाने की लाइंस को हम सुनते हैं, तो जो लाइन गाने में बार बार प्रयोग की जाती है या जो लाइन सबसे पहले बोली जाती हैं गाने में, उन पहली लाइनों को हम स्थाई कहते हैं। फिर उसके बाद जो एक, जिसे हम पैराग्राफ भी कह सकते हैं हिंदी में, या जो हम उन लाइनों के बाद जो लाइनें गाते हैं उन लाइनों को हम अंतरा बोलते हैं। तो स्वरमालिका या सरगम गीत के भी दो ही भाग होते हैं, स्थाई और अंतरा। तो आशा है कि आपको राग की जाति और स्वरमालिका अच्छे से समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।